नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। 26 अक्टूबर 2018 शिफ्ट सेकंड में सामान्य हिंदी के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? ऑप्शन है दोस्तों, साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। देखिए दोस्तों, साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साहित्य में रस का अर्थ है दोस्तों साहित्य से मिलने वाली आनंदा अनुभूति, अर्थात रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। हिंदी भाषा के किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन है दोस्तों 2, 6, 3, 4। तो यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों 4, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। या दोस्तों अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। 13-13 मात्राएं होती हैं किसमें? प्रथम और तृतीय चरण में। और दोस्तों द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं रस, अलंकार, गुण, छंद। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है अलंकार। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले को अलंकार कहते हैं, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः दोस्तों 3 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन है ऊष्म, अंतहस्थ, स्पर्श, अयोगवाह। देखिए दोस्तों, या रा लावा ये अंतहस्थ व्यंजन है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी में दोस्तों व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। या रा लावा इसमें अंतहस्थ व्यंजन है और शाखा साहा इसमें ऊष्म व्यंजन होते हैं। और स्पर्श व्यंजन दोस्तों का से मातक होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन का से मातक होते हैं। और अयोगवाह अंग तथा अह अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह में अंग तथा अह को शामिल किया जाता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? अंतहस्थ व्यंजन है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है कृपा, मित्र, कार्य, त्योहार। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृपा। कृपा दोस्तों इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए दोस्तों, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कृपा यहां पर स्त्रीलिंग शब्द है। वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। एक या अनेक होने का वचन किसका बोध कराते हैं? वचन किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका कर्ता कारक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कर्ता कारक है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कारक की बात करते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये कुल 8 कारक हैं। इनकी विभक्ति की बात करते हैं तो कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, करण से के द्वारा होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, अपादान का से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण का में पर, संबोधन का हे अरे। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहने हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, जो, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। यहाँ पर दोस्तों मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, इसमें मैं शब्द जो है ये क्या है? सर्वनाम है। मैं शब्द इसमें क्या है? सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विशेषण शब्द, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा की, कारक की, क्रिया की या वचन की? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों संज्ञा की। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 6, 2। यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों 2, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर हो, वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अंत, समय, पीड़ा, मृत्यु। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों समय। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्याकरण में काल का अर्थ है समय। हिंदी में दोस्तों 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह ताले की चाबी है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? ऑप्शन है संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या कर्ता कारक। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक उस कारक को कहते हैं जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को के लिए है। क्या है? को के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? को के लिए है। और हिंदी में 8 कारक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है भवदिया, डिबिया, साध्वी, संचालक। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है संचालक। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां पर संचालक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। भवदिया, डिबिया, साध्वी ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। देखिए दोस्तों, जिन शब्द से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन है शोक, पृथ्वी, चंद्र, परख।
तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, परख। किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पर दोस्तों परख ये तत्सम शब्द नहीं है। परख क्या है? ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? परीक्षा होता है, या परीक्षा का तद्भव क्या होता है? परख होता है। ठीक है। और यहां पर आपका शोक, पृथ्वी, चंद्र, ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द हैं। शोक, पृथ्वी, चंद्र, ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द हैं। पृथ्वी का तद्भव दोस्तों पृथ्वी होता है, और चंद्र यहां पर जो लिखा है इसका तद्भव क्या होता है? चांद होता है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? ऑप्शन है आग, जीभ, घर, पत्र, फूल, हाथी, बरखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्बल, पुष्प। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों आग, जीभ, घर। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां पर पूछा गया है किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं, तो ए विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। आग, जीभ, घर, ये सभी क्या हैं? तद्भव हैं। इनका तत्सम क्या होता है? आग है। आग का तत्सम दोस्तों क्या होता है? अग्नि होता है। आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है। और जीभ, जीभ का तत्सम जिह्वा होता है। और घर, घर का तत्सम क्या होता है? गृह होता है। ठीक है। तो यहां पर किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? ए विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? ऑप्शन है दुग्ध, पेय, गौरस, अमीय। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों अमीय। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमीय दोस्तों ये दूध का पर्याय नहीं है, बल्कि यह अमृत का पर्याय है। अमीय दोस्तों ये दूध का पर्याय नहीं है, बल्कि यह किसका पर्याय है? अमृत का पर्याय है। जबकि दुग्ध, पेय, गौरस, ये तीनों दोस्तों दूध के पर्याय हैं। दुग्ध, पेय और गौरस ये दूध के पर्याय हैं। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा। ऑप्शन है निरपेक्ष, परोध, प्रतिपक्ष, स्पष्ट। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों निरपेक्ष। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सापेक्ष शब्द का विलोम यहां पर निरपेक्ष होगा। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों गोद, संख्या, अध्याय। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों हिंदी में कुछ शब्द एक ही अर्थ वाले होते हैं, उन्हीं को दोस्तों अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे यहां पर अंक लिखा गया है, तो अंक शब्द का अनेकार्थी यहां पर क्या हो जाएगा? गोद हो जाएगा, संख्या हो जाएगा और अध्याय हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपराध बोध होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अपराध बोध होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि, पश्चाताप। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों पश्चाताप। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों किसी विस्तृत बात को संक्षेप में कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे यहां पर अपराध बोध से होने वाली ग्लानि के लिए पश्चाताप होगा। क्या होगा? पश्चाताप होगा। जबकि अपने आप में खेद होना के लिए एक शब्द क्या होता है? आत्मग्लानि होता है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन करना है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा पुराना वस्त्र। यहां पर दोस्तों चिर चीर का अर्थ क्या होगा? पुराना। पहले चीर का अर्थ पुराना, दूसरे चीर का अर्थ क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा या वस्त्र हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सम उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन है संयोग, सुकर्म, संभाव या स्वयं। तो यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों संयोग। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सम उपसर्ग से बना शब्द संयोग है। इसका संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा? संयोग का समधन योग होगा। क्या होगा? समधन योग होगा संयोग का। संयोग का
संधि विच्छेद क्या होगा, समधन योग होगा, जो कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। संयोग किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है गीला, इला, ला, इला। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है इला। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रंगीला शब्द में इला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, सूर्योदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण, यण, वृद्धि, दीर्घ। ऐसे ही प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताते हुए चलिए। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुण संधि। सूर्योदय में गुण संधि है, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद दोस्तों सूर्य धन उदय होता है। सूर्य धन उदय बराबर क्या होता है, सूर्योदय होता है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमाला जाना है, या उसे शिमला जाना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसे शिमला जाना है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां पर शुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो यहां पर शुद्ध वाक्य कौन सा है, उसे शिमला जाना है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सज्जन शब्द में समास है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है कर्मधारय समास। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सज्जन शब्द में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में दोस्तों विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास। वाच्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 5, 7, 3। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 3। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कर्तृवाच्य में दोस्तों कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। इसमें कौन सा अव्यय है? परिणामवाची, निपात, समुच्चय बोधक या प्रश्नवाचक। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है निपात। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह दिन भर पढ़ता रहता है, वाक्य में दिन भर क्या है? निपात है। दिन भर क्या है? निपात है। निपात का अर्थ दोस्तों अनेक होता है। निपात का अर्थ क्या होता है? अनेक होता है, इसीलिए ये निपात कहे जाते हैं। निपात का दोस्तों कोई लिंग वचन नहीं होता है। ठीक है, मूलतः इनका प्रयोग दोस्तों अव्ययों के लिए ही होता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। प्रश्नवाचक चिन्ह है, या अल्प विराम है, या पूर्ण विराम है, या विस्मय बोधक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों ये विस्मय बोधक का चिन्ह है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार से होता है। और अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है? अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है। और दोस्तों पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे होता है? पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेख निकालना, मुश्किल काम करना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बहुत मीन मेख निकालना। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहुत मीन मेख निकालना। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आप लोग बताइए। थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखना, सुख ही सुख होना। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है थोड़े दिन का सुख। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ है थोड़े दिन का सुख। देखिए दोस्तों, जब कोई कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं।
लोकोक्ति में दोस्तों वाक्य पूर्ण होता है, जबकि मुहावरा में वाक्य पूर्ण नहीं होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। कामायनी के रचनाकार हैं, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। कामायनी के रचनाकार हैं प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों प्रसाद। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन है मार्ग, भोजन, यात्री, पथिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों मार्ग, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पथ शब्द का समानार्थी शब्द मार्ग है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से रीतिकाल के कवि हैं? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, वृंद, सूरदास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों वृंद, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वृंद रीतिकाल के कवि हैं, जबकि तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास ये भक्ति काल के कवि हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।